Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm here with some interesting topic like land resources, land utilization, and land use pattern in India. Before this, in our previous videos, I had already discussed about depletion of resources, how to conserve resources, and classification of resources. Many students have lots of confusion in potential and stock resources and actual resources. So I would like to explain again. Okay, just wait. Now listen carefully and try to understand. Okay, first one is actual resource. What is the meaning of actual? Actual means जो available है and we get easily, or it is readily available or easily obtained, that is coal and mica. जैसे कोयला और अवरक आसानी से सिर्फ हम क्वेरिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे और हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। बट जहाँ हमको ड्रिलिंग की ज़रूरत होगी, रेड होल माइनिंग की ज़रूरत होगी, उस जगह पे जब उस तरह के रिसोर्स को ऑब्टेन करना पड़ता है तो वो एक्चुअल रिसोर्स में या डेवलप रिसोर्स में नहीं आता है। फिर उसके लिए पोटेंशियल एडजस्ट करना पड़ता है तो वो पोटेंशियल में आएगा। बट यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल का एग्जांपल थोड़ा सा दूसरा लेंगे ताकि इसको इजी वे में समझ सकें। ठीक है, क्योंकि ड्रिलिंग करके और रेड होल माइनिंग करके किस तरह का रिसोर्सेज मिलेगा, कौन सा रिसोर्सेज क्रस्ट के डेप्थ में पाया जाएगा जिसको हम लोग ड्रिल करके या फिर रेड होल माइनिंग करके निकालेंगे, इट इज़ द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जो ईजी वे में समझ सकते हैं वो समझेंगे। तो एक्चुअल आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो ईजिली अवेलेबल है या रेडली हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जो डेवलप्ड है, इट इज़ कोल एंड माइका। नाउ पोटेंशियल, इट इज़ ईजिली अवेलेबल बट कांट बी ऑब्टेन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत नहीं है, माइनिंग करेंगे और हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, 10-20 मजदूर भी अगर लगा दिए और वो माइनिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि अभी जेसीबी आ गया है, पहले जेसीबी था नहीं, तो जो लेबर होते थे वही माइनिंग करते थे। ठीक है, तो अभी भी हम लेबर लगा के कोल और माइका का माइनिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम इसको माइनिंग नहीं कर सकते हैं, सॉरी, या फिर हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी गुजरात में अवेलेबल है, सोलर एनर्जी राजस्थान में अवेलेबल है। मतलब गुजरात में बहुत ज़्यादा विंड चलता है, लेकिन उस विंड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जितना विंड एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, बट विंड एनर्जी जनरेट होता है गुजरात में। उसी तरह से राजस्थान में भी सोलर एनर्जी जनरेट होता है, बट जितना हमको जनरेट कर सकना चाहिए था, जितना एबंडेंस क्वालिटी में वो अवेलेबल है, उतना हम जनरेट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक क्या है, जिसको हम लोग स्टॉक करके रखते हैं। पता तो है कि यहाँ पे रिसोर्सेज है, या फिर हम एक अनुमान लगाते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज होगा, क्योंकि प्लेट्यू रीजन है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे वाइल्ड रिसोर्स होगा। ठीक है, ऑफशोर रीजन है, सी शोर रीजन एरिया है, तो वहाँ पे पेट्रोलियम जैसा चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करते हैं, इट इज़ नॉट इन आवर कंसर्न, ये हमारे कंसर्न में नहीं है, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टॉक में रखते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बिल्डअप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम वहाँ लगाएंगे हो सकता है वहाँ पे वो रिसोर्स नहीं मिले, तो जहाँ पे वो रिसोर्स है क्यों नहीं वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी लगाएंगे। ठीक है, जब हमको अपना इकोनॉमिक बिल्डअप करना ही है, वहाँ पे एक इनकम इन्वेस्ट करना ही है, पैसा इन्वेस्ट करना ही है, तो क्यों ना हम किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें। तो उस चीज़ के लिए हम स्टॉक को या रिसोर्स को, उस तरह के रिसोर्स को स्टॉक में रखते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, फ्यूल, गोल्ड एंड ऑयल। किस तरह के एरिया में, मुंबई हाई जैसे एरिया में, ऑफशोर ऑफ असम रीजन में, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कांट ऑब्टेन। यहाँ पे भी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कांट ऑब्टेन। यहाँ पे ये पता नहीं है कि कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये पता है कि ये कहाँ पे है, और यहाँ पे पता है कि कहाँ पे है, और उसको हम आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये कोल एंड माइका में। बट यहाँ पे पता होने के बाद भी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं है इसलिए ऑब्टेन नहीं करते हैं। एंड रिजर्व में
सब कुछ होने के बाद भी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास है, फिर भी हम उसको ऑब्टेन नहीं करते हैं, तो वो चला जाएगा रिजर्व में। दैट इज़ कोल एंड मिनरल्स। किस तरह के रीजन में? जहाँ पे इस चीज़ का रिसोर्स कम है, ठीक है, तो वो रिजर्व में रखते हैं। क्योंकि रिजर्व जो होता है वो क्यों रिजर्व में रखते हैं? क्योंकि वो एग्जॉस्टिबल है, आगे चल के ख़त्म होने वाला है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स को ऑब्वियस है रिजर्व में रखेंगे। तो एक्चुअल क्लियर, पोटेंशियल क्लियर, स्टॉक क्लियर एंड रिजर्व क्लियर। वीडियो को फिर से सुनोगे। आई होप कि इस बार आपका डाउट जो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो क्लियर होगा। 2-4 बार समझेंगे, सुनेंगे ना, तो क्लियर होगा। एक बार में चाहोगे समझ लेना, नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर से अपना क्वेरी डाल दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो फिर हम इसको देखेंगे सॉल्यूट, थोड़ा सा और इजी प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे। बट ये सबसे इजी प्रोसेस था। आपके बुक में भी इतने आसानी से, इतने आसान प्रोसेस में, या फिर किसी भी चैनल पे आप देखेंगे, अगर नेट पे भी, तो बहुत टफ एग्जांपल लिया हुआ है इसको समझाने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में, ठीक है। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग ज़मीन पे रहते हैं और उसी लैंड के ऊपर हम अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए। एंड वी ऑल्सो यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, हम उसको डिफरेंट वेज में यूज़ भी करते हैं। किस तरह के डिफरेंट वेज में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दिस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। सो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमको नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिला है, इसलिए। ऑफ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशंस, ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वाई इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स? बिकॉज इट हेल्प्स अस एंड इट प्रोवाइडर्स मेनी मोर फैसिलिटीज़। ऑलरेडी हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है, ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। नाउ it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड करता है, फिर वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ह्यूमन लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए चांस देता है। इट प्रोवाइड द चांस टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट फॉर अ फिनाइट मैग्नीट्यूड। लैंड एक रिसोर्स है, या लैंड एक एसेट है, या फिर प्रॉपर्टी है ऑफ अ फिनाइट मैग्नीट्यूड, एक फिनाइट मैग्नीट्यूड को लेकर। इनफिनाइट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया को ही हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्रस्ट तक ही पहुंच सकते हैं, वो भी 32 किलोमीटर तक, उसके अंदर हम माइनिंग नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। इंडिया का जो लैंड है वो वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स में आता है। किस किस चीज़ में? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। अबाउट 43% लैंड एरिया इस प्लेन में 43%, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। ये हम आप लोगों को क्लास 8 में भी जो रिसोर्स वाला वीडियो था उसमें हम बता चुके थे कि जो लैंड होता है, प्लेन वाला एरिया होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए होता है एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। प्लेट्यू जो होगा वो मिनरल्स के लिए, बिकॉज प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। एंड माउंटेन जो होगा वो फॉरेस्ट रीजन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। Now next is provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of these area for the country's plateau region. 43 is for plain, 27 is for plateau, 70 and rest 30 is for mountain. Plain 43, 27 plateau and mountain 30। याद कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्लेन का 43, राउंड फिगर में लाने के लिए 70, 43 में कितना ऐड करेंगे? 70 होगा 27। तो पहले क्या लेंगे? प्लेन के बाद क्या आता है? प्लेट्यू। प्लेट्यू में 27, 70 एंड देन माउंटेन। प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पे फिगर में समझाया है, डायग्राम में समझा दिया है। दैट इज़ प्लेन इज़ 43%, 27 इज़ प्लेट्यू, इट इज़ 27% एंड
30% इज़ फॉर माउंटेन। पाई चार्ट में समझाया, चीज़ सेम है। नाउ नेक्स्ट इज वाई लैंड इज अ रिसोर्स। ठीक है, लैंड रिसोर्स क्यों है? इट प्रोवाइड्स many facilities for life sustaining के लिए many more facilities प्रोवाइड करता है, that is agricultural land and land for factories or industries, natural vegetation, shelters for wildlife, human beings, that is tribal groups, economic activities, transport facilities, communication system, etc. बस। एंड हाउ लैंड बिकम रिसोर्स, लैंड कैसे रिसोर्स बनता है? ऑन 3 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया पे। और वो 3 क्राइटेरिया क्या है? प्लेन 43%, प्लेट्यू 27% एंड माउंटेन 30%। ओके, प्लेन 43%, it is for agriculture, plateau minerals, and mountain forest reserve वाइल्ड लाइफ। प्लेन में एग्रीकल्चर के साथ साथ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। ओके, बट प्लेट्यू रीजन में सिर्फ मिनरल्स होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि राजस्थान आपका डेजर्ट रीजन है, बट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। माउंटेन में फॉरेस्ट रिजर्व एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ होगा। ठीक है, ये 3। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ लैंड यूटिलाइजेशन, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड यूटिलाइजेशन को किस किस पर्पस में यूज़ करते हैं? जो इम्पॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है वो, फिर हम आगे इंडिया में बात करेंगे कि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है, क्योंकि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न जो है ना वो काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा है, लगभग 10 to 11 पॉइंट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट, जो कॉमन पॉइंट है, जो हम हर जगह देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन का जो
प्रोसेस है या कैसे लैंड यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो वो 5 पार्ट में एकदम आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहला नंबर 1 फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि नाउ कम टू द नेक्स्ट। फॉरेस्ट, इट कंटेन्स वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल ग्रुप्स, ड्यूरेबल टिम्बर्स, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है वो। नंबर 2 में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब किसी भी तरह से ये कल्टीवेबल नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट वन इज बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो पूरी तरह से बैरन होता है, वेस्ट लैंड होता है। बैरन मीन्स एकदम बेकार, बंजर भूमि जिसको कहते हैं, कहीं पे आप उस ज़मीन पे किसी भी तरह से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। वेस्ट लैंड भी पूरी तरह से बेकार ज़मीन। नाउ नंबर 2, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज ETC, जहाँ हम बिल्डिंग एंड मोनूमेंट बना लेते हैं, जैसे घर बना लिए, कहीं पे फ्लैट बन गया, अपार्टमेंट बन गया, बिल्डिंग बन गया, ठीक है, तो वो ज़मीन भी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल हो जाएगा। क्यों? अब जब ज़मीन पे घर बना दिए तो वहाँ पे तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोड, फैक्ट्रीज, जहाँ रोड बन गया वहाँ एग्रीकल्चर होगा नहीं, जहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सेटअप हो गया वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा नहीं। बट हाँ, अब ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे कि सर बहुत सारे ऐसे घर के छत पे एग्रीकल्चर होता है, लोग घर पे खेती करते हैं, वो अलग मैटर है, इट इज़ रेस्ट ऑफ द पार्ट, वो अलग पार्ट है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड मतलब ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, फैलो लैंड को छोड़कर। अब फैलो लैंड क्या होता है, तो पहले फैलो लैंड देख लेते हैं, तब समझ में आएगा कि फैलो लैंड को छोड़कर इसमें क्यों होगा वो, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, फैलो लैंड। ए, करेंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। करेंट फैलो लैंड क्या होता है, जिसको कि हम लोग लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 ईयर, जिसको अप टू 1 ईयर तक, या फिर लेस देन 1 ईयर, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 ईयर, मतलब बिना कल्टीवेशन का हम उसको रहने छोड़ देते हैं 1 साल के लिए, या फिर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, इट मीन्स हम कह सकते हैं अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। क्यों? तो अप टू 1 ईयर में 1 साल तक या फिर 1 साल से कम, दोनों आ जाएगा। अदर देन करेंट फैलो लैंड, एक करेंट फैलो, दूसरा अदर देन करेंट फैलो, मतलब ऑब्वियस है 1 ईयर वाला पार्ट नहीं होगा, तो क्या होगा? इट इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर। ऑब्वियस है एक 1 ईयर, एक 1 to 5 ईयर, ठीक है। ये दोनों किस में? फैलो लैंड में। अब हम आते हैं जो थर्ड पॉइंट को हम लोग छोड़ दिए थे, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसको परमानेंट पैस्चर के लिए छोड़ दिया जाता है, ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे जानवर चराने के लिए छोड़ देते हैं, पैस्चर लैंड बना दिया जाता है उसको। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप, जहाँ पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स होता है, ग्रुप्स होगा, मतलब ऐसा मिसलेनियस ट्री जो हमारे काम का नहीं होता बट फिर भी वो वहाँ पे प्लांटेड है। नेक्स्ट इज अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स नॉट इंक्लूडिंग इन नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, जो कि नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। ऑब्वियस है, ट्रीज क्रॉप ग्रुप्स ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग प्लांट नहीं करते, तो जब हम प्लांट नहीं करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? वो नेट सोन एरिया में नहीं आएगा। क्यों? उसको सोन नहीं किया गया है, वो खुद ब खुद प्लांट हुआ है। नेक्स्ट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 ईयर। यहाँ पे था 1 ईयर, यहाँ पे 1 to 5 ईयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर देन 5 ईयर, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसलिए हम इसको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में इंक्लूड करते हैं। ये क्लियर? तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4.5 पॉइंट को, इसके बाद डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट, ड्यूरेबल टिम्बर, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल ग्रुप्स ETC। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो बैरन होगा, वेस्ट होगा, या फिर जहाँ बिल्डिंग, रोड, कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ। अदर अनकल्टिवेटेड, पैस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, या फिर मिसलेनियस ट्री ग्रुप्स के लिए, या फिर अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर।
And now next is fallow land. Current fallow 1 year and other than current fallow 1 to 5 year. Now next is net sown area. Now net sown area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is called gross crop area. ग्रॉस क्रॉप एरिया बता रहा है जिसमें नेट सोन एरिया इंक्लूड होगा एंड द एरिया विच सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर. एक एग्रीकल्चर ईयर में जिस एरिया में हम एक से ज़्यादा बार क्रॉपिंग करते हैं. कैसे? मान लेते हैं ये लैंड एरिया है मेरे पास, ठीक है. रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जैद क्रॉप, ये तीनों क्रॉप हम यहाँ पे क्रॉपिंग किए. इस एरिया में नेट सोन एरिया मेरे पास कितना है? मान लेते हैं ये 5 हेक्टेयर है. नेट सोन एरिया 5 हेक्टेयर. बट इसी हेक्टेयर एरिया में अगर हम 3 बार क्रॉपिंग करते हैं, रबी के सीज़न में, खरीफ के सीज़न में और जैद के सीज़न में भी, ठीक है, तब क्या होगा? ये 5 हेक्टेयर मेरा 15 हेक्टेयर बन जाएगा, ठीक है. एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, GCA. क्या बन जाएगा? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर. एक एग्रीकल्चर ईयर में जब हम किसी एरिया को एक से ज़्यादा बार सोन करते हैं उस एरिया पे, देन इट कन्वर्ट इनटू नेट सोन, सॉरी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया विथ नेट सोन एरिया. अब इसमें क्या है? इसमें नेट सोन एरिया इंक्लूड होता है. कैसे? मेरे पास लैंड कितना था? 5 हेक्टेयर. बन कितना गया? वो 15 हेक्टेयर. तो इस 15 हेक्टेयर में ये 5 हेक्टेयर इंक्लूड होगा, ऑब्वियस इंक्लूड होगा. तो दैट्स वाई ग्रॉस क्रॉप एरिया में नेट सोन एरिया भी इंक्लूड होता है. नेट सोन एरिया क्या है? 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड. द एक्चुअल लैंड विच इज़ यूज फॉर कल्टिवेबल. ऐसा एक्चुअल लैंड जो कि एक्चुअल कल्टिवेबल के लिए अवेलेबल है, मतलब 5 हेक्टेयर, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं 3 टाइम्स में, देन इट कन्वर्ट इनटू 15 हेक्टेयर एंड इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. नाउ आवर फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, या फिर लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन इन कॉमन वे या फिर लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया अगर दिया तो उसको इन इंडिया के पर्पज से. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन etc. ऑब्वियस है, ये पॉइंट भी हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके थे, ठीक है, कि लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट के आधार पे, एंड सॉइल टाइप्स के आधार पे. रिलीफ फीचर्स मतलब वही प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स, इट इज़ फिजिकल फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर वेयर पॉपुलेशन इज नीडेड, पॉपुलेशन स्किल्ड होगा या अनस्किल्ड होगा. पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज स्किल्ड और अनस्किल्ड. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी कितना है, आप कितना टेक्नोलॉजी एक्सर्ट करते हैं या कितना टेक्नोलॉजी आप वहाँ पे पुटअप करते हैं. एंड देन कल्चरल एंड ट्रेडिशन etc. टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लैंड यूज डेटा हाउएवर इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज reporting for most of the north eastern state except Assam has not been done fully. एक नॉर्थ स्टेट में असम को अगर हम दिल्ली ले लें तो उसके अलावा एक्सेप्ट असम को छोड़कर हैज़ नॉट बिन डन फुली. बाकी किसी भी एरिया को हम फुली डेवलप नहीं कर सकते हैं, फुली कल्टिवेबल नहीं बना सकते हैं. कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कितना है हमारे पास? टोटल 7 है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स भी कहते हैं. तो उन 7 सिस्टर्स में असम को छोड़कर बाकी 6 स्टेट फुल्ली कल्टिवेबल नहीं है. बाकी एक असम जो है वो फुल्ली कल्टिवेबल है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 93% लैंड एरिया ही इंडिया का यूज़ होता है आउट ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. बाकी जो 7% है वो अनयूजेबल है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज moreover some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have not been surveyed, have also not been surveyed. It means पाकिस्तान के द्वारा POK एंड चीन के द्वारा अक्साई चीन. तो पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्युपाई किया गया इंडिया का एरिया वो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड मतलब पाकिस्तान जिस कश्मीर वाले एरिया को ऑक्युपाई किया है, एंड अक्साई चीन, चीन के द्वारा जिस पार्ट को
ऑक्यूपाई किया गया है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज जनरल लैंड यूज कैटेगरी इन 1962-61 में इंडिया का लैंड यूज कैटेगरी एंड 2008 टू 2009 में। अभी यही चीज़ हम बात कर रहे थे कि लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया एंड लैंड यूटिलाइजेशन इन अदर पार्ट। तो अदर पार्ट में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करें कॉमन वे में, तो लैंड यूटिलाइजेशन क्या था, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इंडिया में फॉरेस्ट, बैरन एंड अनकल्चरेबल और अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल वेस्ट, सेम एज इट इज़ बैरन और ये कंबाइंड था, ठीक है। परमानेंट पैस्चर ग्रेजिंग, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री एंड ग्रुप्स एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये 3 एक साथ था, ठीक है। फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है, फैलो एंड अदर देन करंट फैलो एंड करंट फैलो, 4th पॉइंट ये था, ठीक है। एंड 5th लास्ट वन, तो ये 5 नंबर, ये दोनों 4, ये 3, ठीक है। एंड दिस वन इज 2 एंड दिस वन 1। ये था अकॉर्डिंग टू कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कॉमन कैटेगराइज लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। तो बाकी जो समझा दिया गया है सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। इसी को हम लोग पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे तो सेम चीज़ होगा कि इंडिया में फॉरेस्ट एरिया क्या है, बैरन लैंड एरिया कौन सा है, कितना एरिया कल्टिवेबल है, कितना एरिया नॉन कल्टिवेबल। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सिंपल है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया कौन सा, दिस वन 46%। नाउ फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट एरिया, ये वाला कलर ये है। नेक्स्ट इसके बगल में जस्ट येलो कलर, लाइट मैरून। नेक्स्ट इज दिस वन एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, वो ये वाला। फिर रेड दिस वन, ब्लू दिस वन एंड करंट फैलो ये, और लास्ट में नेट सोन एरिया ये। तो नेट सोन एरिया जो था वो 45% था 1960-61 में, ठीक है। 2008-2009 में कितना हो गया, 46% हो गया। कैसे इंक्रीज़ हुआ, तो ऑब्वियस है जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 18% जो फॉरेस्ट कवर एरिया था वो भी इंक्रीज़ होकर 22% हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को इसी तरह से बस स्टडी करेंगे पाई चार्ट को और इसके बारे में लिखते चलेंगे। दैट इज़ फॉरेस्ट कवर एरिया in 2008 to 2009 it is 22.78%, where it is 1960, where it is in 1960 to 61 18%. It means 4% increased in forest cover area. And why? It is only because of awareness of the people. लोगों के अवेयरनेस के द्वारा, लोगों के द्वारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया को या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो लगाया गया उसके कारण से फॉरेस्ट एरिया जो था वो इंक्रीज़ हुआ। नेट सोन एरिया क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चरल या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लाया गया उसके वजह से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब यूज़ करके नेट सोन एरिया को इंक्रीज़ किया गया। तो 2 एरिया इंक्रीज़ दिख रहा है, 45 से 46% एंड 18% टू 22%। नेक्स्ट इज 12%, ये एरिया है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, जो कि पहले बैरन और वेस्ट था, अब वो 8% रह गया, मतलब इस एरिया को भी यूज़ किया गया। अब इस एरिया को किस में यूज़ किया गया होगा, मे भी हो सकता है कल्चरेबल वेस्टलैंड है, कल्चरेबल वेस्टलैंड कितना था, इट इज़ 6.23%, ये घटकर हो गया 4.17। नेक्स्ट इज एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री एंड ग्रुप्स 1.50%, 1.11%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल ट्रीज, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, इट इज़ 4.71%, ये घटकर 3.38। मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चर के पर्पस से यूज़ किया गया लैंड या फिर फॉरेस्ट कवर एरिया ही इंक्रीज़ हुआ है, बाकी हर जगह पे जो वेस्ट लैंड है या फिर बैरन लैंड है, पैस्चर लैंड, ये सब कुछ डिक्रीज़ हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है लैंड के
यूटिलाइजेशन पे। तो कंक्लूज़न क्या निकलेगा कि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न पहले से डेवलप हुआ है इन कंपैरिजन टू 1960-61। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो, वो सॉइल एज ए रिसोर्स से होगा, जिसमें टोटल सॉइल जितना भी सॉइल है, सॉइल एज ए रिसोर्स में जितना भी सॉइल है, ऑल द टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, जितना भी सॉइल है वो सारा सॉइल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, या फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, इट इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन। ये आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, लैंड कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसे होगा, फ्लड के कारण। दूसरा लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ कर। फिर नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन कैसे होगा, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा माइनिंग के कारण। माइनिंग करके जिस लैंड एरिया को छोड़ दिया जाता है वो भी डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। तो ये असाइनमेंट वर्क होगा आप लोगों के लिए कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है, या फिर लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, और कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कमेंट सेक्शन में आप अब तक क्वेरीज डालते आए हैं, उसी तरह से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, और उस लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग लैंड डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, और व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। क्यों? क्योंकि लैंड रिसोर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ये हर तरह से यूज़ में होता है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर के लिए भी है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है जिसमें हमको लग्जरियस टिम्बर और ड्यूरेबल टिम्बर प्रोवाइड होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए लैंड कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में इतना ही, रेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।